अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ ज़ियाउल्लाह ख़ान एडवोकेट हाई कोर्ट। यूट्यूब चैनल एडवोकेट स्पीक से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी के सेल और परचेज़ के हवाले से अहम मालूमात। नाजरीन, आजकल प्रॉपर्टी के हवाले से जो सेल और परचेज़ होती है उसमें अक्सर व बेशतर देखने में आया है कि लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, उनके साथ धोखा हो जाता है और वो बाद में फिर अदालतों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनको फिर दादरसी नहीं मिलती। उसकी वजह ये है कि वो जब किसी के साथ किसी प्रॉपर्टी के हवाले से कोई लेन देन करते हैं, कोई सौदा करता है, तो उस के हवाले से वो उस सौदा के तय होने से पहले जो किसी के साथ कोई सेल परचेज होती है तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको मद्देनज़र न रखते हुए वो जल्दबाजी में जो फैसला कर जाते हैं, बाद अज़ां जब वो कोर्ट्स में जाते हैं तो कोर्ट से फिर उनको दादरसी इस वजह से नहीं मिलती कि उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से वो एक लिहाज से टेक्निकल उनका नॉकआउट हो जाता है और वो फिर किसी दादरसी के मुस्तहिक अदालत से करार नहीं पाते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब कभी आप लोगों से प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, किसी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं, तो उसमें तो सबसे पहले आपने ये एहतियात करना होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के दफ़ा 41 को मद्देनज़र रखना है आप लोगों ने, कि उसमें ये बताया गया है कि जब कभी आप किसी से शख्स से प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आप उस पहले जाके चेक कर ले, वो प्रॉपर्टी रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेक कर ले, अच्छी तरीके से उसकी जांच परख कर ले कि ये जो प्रॉपर्टी मैं ख़रीद रहा हूँ, ये आया जिस शख्स से मैं ख़रीद रहा हूँ ये उसके नाम पर है कि नहीं है, वो उसमें मालिक है कि नहीं है, जिसे हम अपने लीगल टर्मिनोलॉजी में ऑस्टेंसिबल ओनर कहते हैं। अगर वो ऑस्टेंसिबल ओनर है तो फिर आप अच्छे तरीके से जांच परख के बाद जो है ना चाहो अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहें तो उसमें आपके लिए फ़ायदा होगा। उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप रेवेन्यू अथॉरिटी में के पास जाएँ, पटवारी हल्का के पास जाएँ या गर्दावर सर्कल जो भी हो, मतलब कि रेवेन्यू अथॉरिटीज़ में जो भी कंसर्न आदमी हो उसके पास आप जाएँ और उनको कहें कि मैं फ़लाँ नंबर खसरा मैंने ख़रीदना है, उसके हवाले से मुझे डिटेल दें। वो उनके पास एक कपड़ा पड़ा होता है जिसको हम लटा कहते हैं, वो उस लटे की मदद से आप उसको उसके हुदूदात देख सकते हैं कि इस एक तरफ कौन है, दूसरी तरफ कौन है, वो सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। तो उसके ज़रिए जब आप देखेंगे तो फिर बंदोबस्त से लेकर जो सेटलमेंट रिकॉर्ड होते हैं उससे लेकर आखिरी जमाबंदी तक जो है उसमें जो सेटलमेंट रिकॉर्ड से लेकर ज़ेर रिकॉर्ड जिसको हम कहते हैं उस तक आप सारा रिकॉर्ड चेक कर लें। उसमें अगर वो शख्स मालिक है या उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी है तो उस एम्बिग्विटी को पहले दूर करें और उसके बाद जाकर उसके साथ सौदा करें। और जब सौदा आप करेंगे तो फिर बाकायदा उसको स्टम्प पेपर के पर तहरीरी शक्ल में ले आएँ। तहरीरी शक्ल में लाने के बाद उस पर वो गवाहान जो कल को किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल ना सके, आपको सपोर्ट कर सके, आप उन गवाहान के नाम उस पर डालें जो ट्रस्टवर्दी हो, जो रिलायबल हो, उनको आप उसमें बतौर गवाह डाल दें और फिर उसके बाद जो है उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो दफ़ा 17 जो है वो ये कहता है कि जब जब भी कोई शख्स किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उसकी वैल्यूएशन जो है वो 100 रुपये से ऊपर हो तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है। अगर आप उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, कल को दूसरा एक शख्स जो है वो उसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे शख्स के नाम पर फरोख्त कर दे, उसके नाम इंतकाल दर्ज कर दे, म्यूटेशन करवा दे, एलिनेट करवा दे, या उसको किसी तरीके से किसी दूसरे शख्स के नाम रजिस्ट्री करवा दे, तो वो रजिस्ट्री फिर काबिल कबूल होगी, आपका जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो फिर काबिल कबूल नहीं होगा। और तीसरी बात यह है कि जब आप किसी के शख्स के साथ सौदा करते हैं तो उसके सौदा के तहत जो भी आपकी जो सौदा की जो अमाउंट होती है जिसको सेल कंसिडरेशन हम कहते हैं, तो वो जो कीमत ख़रीद होती है उस कीमत ख़रीद का तयन भी उस एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए और उस के बारे में ये वजाहत होनी चाहिए कि कितनी अमाउंट जो है वो अदा हो गई, कितनी बकाया है। अगर सारी की सारी रकम अदा हो गई है तो वो भी लिखनी चाहिए, अगर कुछ बकाया है तो वो भी लिखनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शर्त उसमें रखा हो कि फ़लाँ तारीख़ को इंतकाल होगा या फ़लाँ महीने में इंतकाल होगा या रकम ख़त्म होने के बाद इंतकाल होगा, तो एक चीज़ उसमें याद रखें कि उसमें ये आपका जो एग्रीमेंट होता है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का फिर आपने उसके अगर वो आपका उस मुआहदे की तामील और तकमील वो नहीं करते
تو پھر آپ نے تعمیل مختص کا دعویٰ لانا ہوتا ہے، اور تعمیل مختص کے لیے جو قانون میں لمیٹیشن ہے وہ 3 سال ہے۔ اگر آپ پھر جب وہ آپ کو انکار کر دے تو اسی وقت سے آپ کو کاز آف ایکشن، جس کو ہم بنائے دعویٰ کہتے ہیں، وہ کاز ایکشن آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے فوری طور پر، اگر وہ ٹائم پیریڈ لیپس ہو جائے اور اس کے بعد فوری طور پر آپ نے جو ہے نا اس کے خلاف، اگر وہ آپ کے لیے انتقال نہیں کروا رہا یا رجسٹری نہیں کروا رہا یا جو قانونی تقاضے وہ پورے نہیں کروا رہا، تو آپ نے فوری طور پر اس کے خلاف سول کورٹ میں دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے۔ اگر فوری طور پر آپ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر آپ لمیٹیشن ایکٹ جو ہے اس کے زد میں آ جائیں گے، سیکشن 3 یا سیکشن 5 جو ہے 5 جو ہے اس کے تحت آپ کو پھر نقصان ہوگا۔ پھر آپ جائیں گے کورٹ میں تو ٹیکنیکلی آپ کا دعویٰ جو ہے وہ خارج ہو جائے گا، اس گراؤنڈ پہ کہ آپ جو ہے میعادی سماعت کے بعد آئے ہیں کورٹ میں۔ تو یہ ایک چیزیں ہیں جو سودا بیع کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے آپ سے ڈسکس کرنا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ جو آج کا جو کلپ ہے یہ پسند آیا ہوگا، اور اس کے ساتھ میری گزارش بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو ایڈوکیٹ سپیکس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری روٹین کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔